प्यारे साथियों, एक बार फिर मैं सभी प्यारे बच्चों को स्वागत करता हूं आपका प्यारा सा क्लास ज्योग्राफी में। आज हम लोग ज्योग्राफी को स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत ही बेसिक से आसान शब्दों में समझेंगे। जैसा कि आप थंबनेल देखकर आए हैं वैसा ही हम वन शॉट लाएंगे। प्रत्येक चैप्टर का वन शॉट वीडियो लाने वाले हैं और वन शॉट कहने का मतलब वन शॉट, यह इसमें कोई भी चीज स्किप नहीं किया गया है, मतलब कोई भी चीज छोड़ा नहीं गया है, यानी पूरा सिलेबस का कवर किया गया है। अगर आप जाकर देख लेंगे YouTube पर अदर चैनल में जो 8 से 10 क्लास में यानी 8 से 10 घंटा में पढ़ाया जाता है, जितना बात पढ़ाएगा, जितना सवाल कराएगा, जितना टॉपिक को बताएगा, उतना सारा टॉपिक आपको कम समय में समझाते हुए हम लोग आपको बताएंगे। और 100% नहीं, हम पूरा गारंटी लेते हैं कि यह आप जाकर 10 घंटा का वीडियो देखिए, 10 क्लास अटेंड कीजिए और मेरा एक क्लास अटेंड कीजिए। उससे आप कंप्रोमाइज यानी कम तुलना करना है, कंपेयर करना है कि देखिएगा कि कुछ भी हम छोड़े हैं तो कुछ भी आपको छूटा हुआ नहीं मिलेगा, कुछ भी आपको छूटा हुआ नहीं मिलेगा। ना ही एक क्वेश्चन, ना ही एक क्या कहते हैं सवाल, ना ही एक टॉपिक। और सारा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वह यहीं से पूछा जाएगा, यह मेरा गारंटी है, क्योंकि मैंने पूरा सिलेबस कवर किया है। आज लोग हम ज्योग्राफी, जिसको आप भूगोल कहते हैं हिंदी में, और पहला चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उसका उपयोग। भारत मतलब आप समझ रहे हैं, देश का नाम है, अपना देश का नाम। संसाधन का परिभाषा बताएंगे हम बहुत ही लाजवाब तरीके से, और एवं का तो मतलब और होता है उसका उपयोग, यानी संसाधन के, भारत में जो संसाधन है उसका क्या उपयोग है, संसाधन कितना प्रकार के होता है, संसाधन क्या है, बहुत लाजवाब तरीका से देखेंगे। और इससे बाहर कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है, सारा चीज आपको हम बताएंगे। समझ गए? देरी ना करते हुए आपके मां सरस्वती को कृपा से मैं मनाता हूं, आप लोग बहुत सुंदर होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई पर ध्यान देते होंगे। इसी के साथ किसी ने कहा है, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आती है वक्त नहीं। अरे भैया, जो लम्हा अभी गुजर रहा है, अभी जो आपका समय गुजर रहा है, यह समय आपको चाहकर भी नहीं वापस आ जाएगा। अभी आप मैट्रिक, इंटर में, 9th में, 10th में सुंदर से नहीं पढ़ोगे तो आगे चलकर बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद आपका छोटा सा नौकरी लग सकता है। यदि आप अभी से मेहनत कर लीजिए तो हम गारंटी, कोई कहेगा काटे 9वां 10वां 11th 12th में टॉपर करने से कुछ नहीं। अरे भैया, सब कुछ होता है, यही चीज को डिटेल्स में आगे आपको पढ़ना है। यदि यहाँ आप पढ़ लेते हैं तो आगे चलकर आप कर्मचारी नहीं ऑफिसर बनोगे। समझ गए? इसी के साथ टाइम नहीं बर्बाद करते हुए हम लोग चैप्टर 1 की तरफ आते हैं। और जैसा कि हमने आपको पीपीटी बनाया है, बहुत ही सुंदर लाजवाब तरीके से बनाया है, यह आपको देखना है और पढ़ना है। अगर हम लिख लिख के समझाऊं, लिख से समझा सकता हूं, लेकिन उसमें आपका टाइम बर्बाद होगा, वही 8-10 घंटा जाएगा। लेकिन हाँ, आप समझदार हैं, 1 से 9 तक पढ़ेंगे, यह 10th का क्लास का है और बोर्ड टॉप करना है, तो हम चाहते हैं कम समय में अधिक मैटर आपको दो, अधिक शब्द आपको दो, अधिक क्वेश्चन आपको मैं समझा सकूं, जिससे आप बार बार रिवाइज कर सके। देखिए, अधिक चीज पढ़ने से कोई भी टॉपर नहीं बनता है, कम चीज को बार बार पढ़ने से आप टॉपर बन सकते हैं। समझ गए? क्योंकि मनुष्य का प्रकृति है भूलना। ज्यादा ना बात करते हुए हम लोग चैप्टर 1 की तरफ आते हैं, जिसका नाम हम पहले आपको बता चुके हैं, भारत संसाधन और उसका उपयोग। भारत में जो संसाधन है उसका उपयोग कैसे करना है यह पढ़ेंगे। पहले यह कौन सा विषय है? तो भूगोल। तो भूगोल के बारे में हम विस्तार में जान लेते हैं। भूगोल होता क्या है? बहुत सुंदर से आप जानते हैं, भूगोल वह विषय या शास्त्र है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप, पृथ्वी के संरचना और उसके प्राकृतिक भागों अथवा पृथ्वी में पाए जाने वाले
खनिज तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे पहाड़, महादेश, देश, नगर, नदी, समुद्र, झील, वन, कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। आपको समझ में नहीं आया भूगोल किसे कहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। भूगोल कहते हैं, हम आपको समझाते हैं, यह पृथ्वी गोल है। पृथ्वी पर चाहे जहां आप रह रहे हैं ना, वहां पर जितना भी सामग्री देख रहे हैं, यह सूरज, तारा, नदियां, कोयला, जल, पहाड़, भैया पहाड़ है कि नहीं है, या भारत देश है कि नहीं है, कोई खगड़िया शहर है कि नहीं है, पटना शहर है कि नहीं है, तो यह सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और वहां कहाँ कहाँ कोयला मिलता है, कहाँ कहाँ नदियां हैं, यह पृथ्वी पर जितना भी सामान पाया जाता है वह सब हम लोग भूगोल विषय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा यह भी जान लीजिए, भूगोल जिसे अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहा जाता है, यह तो बचपन से जान रहे होंगे, समझ गए। ज्योग्राफी ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका निर्माण दो शब्दों से मिलकर जियोजोग्राफी, जियोजोर ग्राफो कह सकते हैं या ग्राफी कह सकते हैं, यह दो शब्द से मिलकर ज्योग्राफी बना है, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी या ग्राफो का अर्थ होता है लिखना या वर्णन करना। ग्राफी का अर्थ क्या होता है, लिखना या वर्णन करना। और इसका भूगोल का जनक का बात करें हम लोग, इरोस्थनीज होता है, याद रखेंगे। जैसे हम बताए थे आपको इतिहास का जनक कौन होता है, तो हेरोडोटस होता है। जनक कहने का मतलब ये नहीं है कि उसका पिता उसको जन्म देने, जनक कहने का मतलब है अगर भूगोल के बारे में ज्यादा कुछ चढ़ बढ़ कर जानकारी देने वाले व्यक्ति को हम उसको जनक कहा जाता है। इतना बात बहुत सुंदर से आप लोग समझ गए होंगे, तो अपने प्यारे से दोस्तों के बीच जरूर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और वीडियो पसंद आवे तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मुझे भी मनोबल बना रहे और आपको इससे भी इंटरेस्टेड वीडियो हम आपके सामने ला सके, जो कि कहीं भी कोचिंग क्लास नहीं करते हुए भी आप मेरे वीडियो देखकर अव्वल ही नहीं बिहार में अव्वल आ सकते। आगे हम पढ़ेंगे भार, संसाधन एवं उपयोग। यहां से हम लोग पढ़ेंगे कि संसाधन क्या है। यह मोस्ट VVI क्वेश्चन है, क्योंकि यह सवाल पूछा गया है कि पहला ही चैप्टर का पहला सवाल पूछा गया, संसाधन क्या है। तो संसाधन की परिभाषा दीजिए, बात सही है तो हम वहां आराम से लिखेंगे। देखिए हम पहले नोट समझा देते हैं, उसके बाद हम अपना भाषा में आपको समझाएंगे। बहुत ही सुंदर कहते हैं, प्राकृतिक पदार्थ जैसे हवा, वायु, फार, यह सब अब मनुष्य नहीं बनाया है, यह प्रकृतिक ने दिया है। पानी, प्राकृतिक पदार्थ संसार की सारी वस्तुएं, मतलब संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वह सारी वस्तुएं जिसे मानव अपनी तकनीक, कुशलता, ज्ञान एवं समर्थ के अनुसार परिणत कर अपने दैनिक जीवन या सामाजिक कार्यों में प्रयोग कर जीवन यापन करता है, संसाधन कहलाता है। आपको समझ में नहीं आया ना, देखिए कोई बात नहीं, अब समझ में आएगा आपको। मतलब संसाधन वह वस्तु है जिसे मनुष्य ने, संसाधन किसे कहते हैं, इस संसार में जितना भी वस्तु आपके आसपास में दिख रहा है, जैसे नदी हो गया, पहाड़ हो गया, जैसे कोयला हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, पेट्रोलियम हो गया, उसको मानव अपनी तकनीकी, अपनी ज्ञान के प्रयोग करके अपना दैनिक जीवन में प्रयोग करता है। आप फॉर एग्जांपल ऐसे देखिए, पानी ले लीजिए, पानी में, नदी में बांध बनाकर आप विद्युत बनाते हैं। विद्युत से आपको क्या होता है, घर की रोशनी होता है, तो आपका जरूरत पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यह मनुष्य की तकनीक यूज हुआ है, मनुष्य ही तकनीक बनाया, कोई प्राकृतिक नहीं दिया हुआ है। प्राकृतिक पदार्थ जल भला हो सकता है, पहाड़ भला हो सकता है, कोयला भला हो सकता है, पेट्रोलियम भला हो सकता है, लेकिन उसका उपयोग तो हम अपने ज्ञान के अनुसार करेंगे। वही हम कहेंगे संसार में वह सारी वस्तु जो अपना ज्ञान के प्रयोग करके अपना दैनिक कार्य, अपना का डेली का कार्य, दैनिक मतलब डेली का उपयोग में जो प्रयोग करेंगे या समाज के कार्यों में उपयोग करेंगे, उसी को हम लोग संसाधन कहते हैं। बहुत सुंदर से आप लोग समझ गए हैं। अगर समझ गए तो कमेंट बॉक्स में S जरूर लिख कर भेजें, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी लाइव तो है नहीं। जो आप S लिखेंगे तो आप ऐसे भी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो हम कहेंगे कि मेरा वीडियो बनाया गया, सफल हो गया, ताकि मैं और भी सुंदर से आपको
वीडियो बनाते रहूं और मेहनत करते रहूं। आगे लिखा हुआ, संसाधन के उपयोग एवं उत्पत्ति के आधार पर विकसित और विकासशील एवं अर्ध विकसित श्रेणी में बांटा गया। समझो, आपको परीक्षा में पूछा जाएगा संसाधन का उपयोग एवं उत्पत्ति, प्रयोग, संसाधन का क्या उपयोग है, उसका उत्पत्ति और मतलब उसका कैसे कैसे उत्पन्न हुआ है, समझ गए। तो उसके आधार पर 3 प्रकार से संसाधन के रूप में विभक्त किया है, विकसित, अविकसित, देखिए विकसित, विकासशील और अर्ध विकसित, समझ गए। जो पूर्ण रूप से विकसित है, जो विकासशील है, समझ गए, विकास होने वाला है, और जिस वो अर्ध विकसित जो विकास नहीं है होगा, समझ गए। जिमरमैन ने क्या कहा था संसाधन के बारे, इन्होंने बोला था संसाधन होते नहीं बनते हैं। इन्होंने कहा संसाधन भगवान के दिया होता है, यह कोई नहीं बना सकता है, यह ऑटोमेटिक बनता है, संसाधन होते नहीं बनते हैं। इतना बात याद रखेंगे, जिमरमैन के द्वारा बोला गया है, परीक्षा में आपको पूछा जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे संसाधन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। इंग्लिश में क्या कहेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, मतलब संसाधन के प्रकार। तो संसाधन कई प्रकार के होता है। पहले हम आपको बताएंगे संसाधन मुख्यतः 2 प्रकार के होता है। संसाधन जो मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, या तो एक प्राकृतिक द्वारा दिया गया होता है या मनुष्य के द्वारा भी बनाया गया होता है, उसे मानवीय संसाधन कहते हैं। यहां तक तो कोई समझाने वाली बात है नहीं। आपको इसी पर हम 25 उदाहरण देते रहे तो आपका एक क्लास ऐसे ही खत्म हो जाएगा। इसलिए विशेष ना करते हुए हम लोग आगे टॉपिक की ओर आएंगे। लेकिन संसाधन के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित आधार माना है। अब संसाधन को टाइप्स ऑफ जो संसाधन है इसको हम किस प्रकार से वर्गीकरण करेंगे, कैसे कैसे हम अलग करेंगे, उसको निम्नलिखित आधार बनाया है लोगों ने। कौन? भूगोल वेदा ने। जो भूगोल वेता है, जो भूगोल का जानकार आदमी है, उन्होंने 3 भागों में बांटा है। जैसे उत्पत्ति के आधार पर क्या भाग में बांटा है? 2 भाग में, जैव एवं अजैव। याद रखेंगे, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने भेद प्रकार हैं? 2, जैव एवं अजैव। अभी आप घबराइए नहीं, हम जैव और अजैव के बारे में बहुत सुंदर से बताएंगे और आप लोग बहुत भली भांति जानते हैं, कोई चीज ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। जैसे दूसरा अगर हम आधार माने तो हम कहेंगे उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय, यानी उत्पत्ति यानी उपयोग दोनों में 2 होता है। एक नवीकरणीय और नवीकरणीय, जैव अजैव, और एक होता है स्वामित्व यानी मालिकाना हक के आधार पर। 4 प्रकार के भागों में बांटा गया संसाधन के, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। यह सारा चीज हम आपको अभी समझाएंगे आगे चलकर। लेकिन यह तो आपको समझ में आना चाहिए उत्पत्ति आधार क्या होता है। भैया उत्पत्ति मतलब ऑटोमेटिक जो उत्पन्न होता है, जो प्रकृति के द्वारा दिया जाता है। और दूसरा जो लिखा है उपयोग मतलब जैसे आप प्रयोग करते हैं, कैसे आप उपयोग करते हैं। आप देखिए, एक कलम से आप लोग राइटिंग भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। और वैसे नहीं समझिएगा तो आप ऐसे समझिए, कागज का कलम भी, कागज से आप कॉपी भी बनाते हैं, बुक भी बनाते हैं, कोई रामायण भी लिखा गया है, बहुत बढ़िया बढ़िया किताब भी लिखा गया, समाचार भी पत्र छपता है। तो इसी प्रकार से हम कहेंगे इसका टाइप वर्गीकृत किया गया, आधार माना है। उत्पत्ति के आधार पर हम 2 प्रकार का होता है। उपयोग के आधार पर, उपयोग कैसे करते हैं, बहुत सारा उपयोग होता है, एक चीज का उपयोग बहुत सारा होता है, तो उसको भी 2 प्रकार में बांटा गया है। और स्वामित्व उसको जो रख रखाव समझिए या मालिकाना हक समझिए, उसके आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। यह सबको आप समझेंगे तो बहुत सुंदर से समझ जाएंगे। देखिए आगे, टाइम बर्बाद नहीं कीजिए। हम लोग पहले पढ़ते उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के जो होते हैं, जैव संसाधन एवं अजैव संसाधन, इसको समझ लेते हैं। बहुत आसान शब्द में हम बता सकते हैं, वैसे संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है उसे जैव, जहां पर जीव रहता है ने, जहां पर जीव से उत्पन्न होता है न संसाधन, उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। बस ये भी तो आसान है। वैसी संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है, जैव संसाधन, इसमें सजीवों के सभी लक्षण मौजूद रहते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति, मछली, पशु एवं अन्य प्राणी समूह।
जहां पर जीव रहता है उसे जैव संसाधन, जहां पर निर्जीव रहता है उसे अजैव संसाधन। बस हो गया। निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है। इसमें सभी निर्जीव जो वस्तु आते हैं जैसे चट्टान, धातु, खनिज, अनाज, कपड़ा, क्या यह सब है जैव संसाधन? नहीं है। जैव संसाधन कहां पर जीव रहता है और जैव संसाधन जहां पर निर्जीव रहता है। यानी जीवों के समूह को, यानी जैव मंडल के समूह को जैव मंडल कहते हैं, जैव संसाधन कहते हैं। और जीवों बस निर्जीव वस्तुओं के समूह को हम क्या कहते हैं? अजैव संसाधन कहते हैं। यह बात बहुत सुंदर से आप लोग समझ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे उपयोगिता के आधार पर संसाधन। उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। देखिए कितना वे संसाधन जिसका उत्पादन एवं उपयोग बार बार किया जा सके उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे ऊर्जा, सौर ऊर्जा कह सकते हैं। जैसे सूर्य से आप बना लीजिएगा विद्युत, सौर ऊर्जा देखिएगा छत पर लगा हुआ रहता है। हवा, पवन ऊर्जा, पवन से आप विद्युत बना लीजिएगा, क्या वो हवा घट जाएगा? नहीं। जैसे कि जल से आप विद्युत बना लीजिएगा, जल विद्युत होना चाहिए। यह जो डैश दीजिए जल विद्युत बन, यह सब एक ऐसा संसाधन है। नवीकरण संसाधन उसको कहते हैं जो आप यूज करने के बावजूद भी वह नहीं घटेगा। समझ गए? उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। वही संसाधन जिसका उत्पादन उपयोग बार बार किया जा सकता है। मतलब प्रकाश, देखिए सूर्य का प्रकाश आप डेली यूज कीजिएगा तो क्या कल धूप नहीं उगेगा? उगेगा ही, आएगा ही। जैसे जल, यहाँ बांध बनाकर आप टरबाइन को घुमा करके विद्युत उत्पादन कर लीजिएगा तो क्या वो पानी सूख जाएगा? नहीं सूखेगा, वह आगे पानी जाएगा। फिर बांध बनाकर आप कर लीजिए। तो उसको कोई भी एक चीज के बार बार उपयोग में ला जा सके उसे नवीकरणीय, जो बार बार नहीं उपयोग में ला जा सके उसे और नवीकरणीय कहेंगे। बस हो गया। वे वस्तु जिसका भंडारण सीमित है तथा जिसका निर्माण दोबारा न कर सके, या पुनः निर्माण होने में बहुत समय लगे उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। देखिए कोयला जो है लाखों अरबों वर्ष के बाद बनता है। समझ गए? पृथ्वी के अंदर लाखों वर्ष तक कोई पेड़ पौधा दबे हुए रहता है तो उससे कोयला निर्माण होता है। तो इसका बनाना तो कठिन है। इसका एक बार यूज कर लीजिएगा, दोबारा तो यूज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम इसे अनवीकरणीय श्रेणी में रखते हैं। आप लोग याद रखेंगे, आगे भी भविष्य में बहुत सुंदर से आपको पूछा जाएगा। आगे आइए तो कहते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं। मोस्ट VVI सवाल है, इस मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल समझिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ क्वेश्चन रहेगा स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विविध रूपों का वर्णन करें। तो आप इस प्रकार से उत्तर दीजिएगा कि स्वामित्व के आधार पर हमारे देश में संसाधन के चार भागों में बांटा गया। पहला व्यक्तिगत संसाधन, वैसी सारी संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का आधिपत्य या अधिकार हो, इसके एवज में वह सरकार अपनी इच्छा से लगान देता हो अथवा सरकार को अपनी इच्छा से लगान देता हो अथवा नहीं भी देता हो। जैसे बाग, बगीचा, तालाब, कुआं इत्यादि। देखिए आपके पास कोई बुक है, कोई कलम है, कोई खेत है, क्या उस पर सरकार का लगान ही सिर्फ देते हैं? आपका मन है तो दीजिए, नहीं मन है तो नहीं भी देते हैं, 5-5 साल नहीं देते हैं। समझ गए? तो यह निजी संसाधन कहलाएगा जिसका उपयोग अपने जीवन में आप लोग करते हैं। वहां पर जानवर को बांधने में, उससे जो फल होता है वह खाने में, बगीचा से। तो मतलब जो निजी संपत्ति है ना, जो किसी खास व्यक्ति का अधिकार है ना, उसे हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। और समुदायक संसाधन किसे कहते हैं? जिस पर एक किसी खास समुदाय का उस पर अधिकार हो उसे हम समुदाय का। राष्ट्रीय किसे कहते हैं? पूरे देश का अधिकार हो उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय पूरा विश्व का अधिकार हो उसे अंतरराष्ट्रीय कहेंगे। यही तो चार प्रकार है। तो फिर से पढ़ के बता देते हैं आपको। वैसे सारी संसाधन जो किसी खास समुदाय, मतलब किसी समुदाय अथवा समूह के लोगों के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसके अंतर्गत
देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या होता है, भूमि आता है, मंदिर आता है, मस्जिद आता है, शमशान घाट, सामुदायिक भवन, यह सब किसी एक समूह के वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध होता है, इसीलिए इसे हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं, याद रखेंगे। राष्ट्रीय संसाधन क्या हुआ, आर्थिक या कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन, देश के लिए जो भी संसाधन है उसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, जिस पर देश अपन कानून बना सकता है, देश का कानून हो गया, आर्थिक क्षेत्र हो गया और भी कुछ, जिसमें से राष्ट्रीय संसाधन। किसी भी देश के सरकार को यह हक है कि व्यक्तिगत संसाधन का अधिग्रहण आम जनता के लिए हित में कर सकता है। जो व्यक्तिगत संसाधन है, पहला नंबर वाला पढ़े थे ना, यह व्यक्तिगत संसाधन, इसका उपयोग किसी भी देश के सरकार को, यदि आपका घर बना हुआ है ना, सरकार को अगर चाहिए कि यहाँ हॉस्पिटल बनाया जाए तो आपको यहां से हटाकर कहीं और जमीन दे देगा, या आपको घर में जितना खर्चा लगा है और जो जमीन का रेट होगा वो देकर आपको यहां से हटा सकता है, क्योंकि वहां पर निजी लोगों का हित है। समझ गए, यह चीज आप समझ रहे हैं। तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन भी समझ लीजिए। इस प्रकार के संसाधन का नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है। समुद्री तट से 200 नॉटिकल मील होगा, किलोमीटर ने 200 नॉटिकल मील की दूरी छोड़कर खुले सागरीय क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। देखिए आप इसको, आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते हैं क्या होता है, यह समुंदर है, यह क्या है, बहुत बड़ा समुंदर है, यह भारत है, यहाँ चलिए ऑस्ट्रेलिया है, नीचे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया एक महादेश भी है और एक क्या है, देश भी है। तो यह हिंद महासागर है। यहाँ देखिए भारत से 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील मतलब हो गया लगभग 350-400 किलोमीटर नॉटिकल मील दूरी तक ही भारत का अधिकार है। इसमें कुछ भी की राष्ट्रीय संपत्ति हो गया, ये राष्ट्रीय संसाधन हो गया, इसमें भारत सरकार कुछ भी कर सकता है। और इस जो ऑस्ट्रेलिया भी अपना 200 नॉटिकल मील यानी 350 किलोमीटर तक के यह इसका अधिकार है कि कुछ भी कर सकता है। इस क्षेत्र में विद्युत बनावे, अपना जहाज रखे, कुछ भी करे, अपना कर सकता है। लेकिन इसके 200 मील के बाद और इसके 200 नॉटिकल मील के बाद यह जो क्षेत्र बचता है, यह क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय संसाधन हुआ। यहाँ पर कोई भी देश आकर कुछ भी कर सकता है, अपना जहाज चला सकता है, अपना यहाँ जहाज घर बना सकता है, चाहे विद्युत उत्पादन कर सकता है, जो भी करना है कर सकता है। यहाँ पूरा विश्व का इस पर अधिकार होता है। अब हम आपको समझा चुके हैं, आप समझ भी गए होंगे। और दूसरा चीज आपका यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या है, पूछा गया है। किसी देश के तट रेखा से 200 नॉटिकल मील की दूरी तक का क्षेत्र उस देश के अधिपत्य में होता है, किसी भी देश के अधिपत्य में होता है, जिसका केवल वही देश बिजली, मत्स्य पालन, परिवहन आदि के लिए कर सकता है, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। मतलब किसी भी देश के समुद्री तट से, किसी भी देश के समुद्री तट से 200 मीटर की नॉटिकल मील तक वही देश का अपना अधिपत्य होता है, अधिकार होता है, जिसे हम उस देश का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। बहुत सुंदर से आप लोग समझ गए होंगे। आगे आइए, विकास के स्तर पर भी संसाधन के 4 भागों में बांट दिया गया। अब 3 पढ़े थे, यह एक चौथा भी वर्गीकरण हो गया, वर्गीकृत हो गया। चौथा की जो डेवलपमेंट होता है, विकास के आधार पर भी संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है, यह भी हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए एक होता है संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, संचित कोष संसाधन और भंडार संसाधन। यह चारों कुछ है नहीं। देखिए नाम से ही पता रहा है, संभावी संसाधन मतलब संभावना है, लेकिन अभी संसाधन वह उपलब्ध नहीं हुआ, आने वाला समय में यह संसाधन का उपयोग होगा। विकसित मतलब विकसित हो गए, अभी उसका संसाधन का उपयोग हो रहा है। संचित एक तरह का संभावी यानी भंडारण संसाधन कह सकते हैं। इसमें संचित रहता है मतलब इकट्ठा है, लेकिन उसको उपयोग नहीं किया जा रहा है, भविष्य के लिए रखा गया है। भंडारण संसाधन मतलब भंडार जो किया गया है। यही चीज के थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ लेंगे। देखिए संभावी संसाधन क्या है, वैसा संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होता है
जिसे उपयोग में लाने की संभावना बनी रहती है परंतु अभी इसका उपयोग नहीं किया गया है, जैसे हिमालयी क्षेत्र का खनिज, राजस्थान एवं गुजरात में सौर ऊर्जा। देखिए राजस्थान एवं गुजरात ऊर्जा में जो सौर ऊर्जा का जो लक्ष्य रखा गया है वह अभी उपयोग नहीं है, वहां बैठाया जाएगा और सौर ऊर्जा से विद्युत बनाया जाएगा। इसका संभावना है, अभी उपयोग नहीं किया जा रहा है, इसलिए संभावित संसाधन कहेंगे। दूसरा भी कहेंगे संचित संसाधन कर सकते हैं। संचित कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो संसाधन में के ही अंश होते हैं, जिसे भंडार संसाधन का ही अंश होते हैं जो भंडारित होता है, जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जाता है। इसका उपयोग तत्काल में नहीं हुआ है परंतु भविष्य के लिए यह सुरक्षित है, इसे भविष्य का पूंजी भी कहा जाता है। अब कहेगा कौन सा संसाधन को भविष्य का पूंजी कहा जाता है, तो आप कहिएगा संचित कोष संसाधन को। आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो हम तो आपको यही कहेंगे कि कम से कम 2 बार वीडियो देख लीजिए, स्पीड करके देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। आपको वह 8 घंटा से तो मुक्ति मिल जाएगा, वह 10 घंटा से तो मुक्ति मिल जाएगा, बकवास की बात सुनने को मुक्ति मिल जाएगा कि भैया मेरा सिलेबस परचेज कर लो, वह है यह है, फालतू का बच्चा कमेंट करते रहता है, वो टीचर पढ़ के सुनाते रहता है, उससे तो मुक्ति आपको मिल जाएगा। इसलिए हम कहते हैं अपने समय को बर्बाद मत कीजिए, यही समय आपको आगे चलकर भविष्य बनाएगा। समझ गए? तो एक लाइन और लिखा है, भारत के गुजरात राज्य में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपकरण बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है, यह याद रखेंगे। और इसके बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा कि किसने कहा था कि पेट भरने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, तो महात्मा गांधी ने कहा था। यह थोड़ा सा याद रखेंगे आप लोग बहुत सुंदर से। अब देखिए यहाँ है साधन संरक्षण नहीं, संरक्षण नहीं है, संसाधन संरक्षण है। टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा छूट गया है। संसाधन संरक्षण मतलब होता है बचाव, संरक्षण मतलब क्या होता है बचाव। इसको कैसे बचाना है संसाधन को, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। संसाधन को कैसे बचाया जा सके, समझ गए? तो बहुत सुंदर से हम लोग देखने वाले हैं संसाधन को बचाव हम लोग कैसे करेंगे। देखिए पढ़ेंगे, इसमें क्या पढ़ेंगे, संसाधन संरक्षण के उपयोगिता को लिखे। कह रहा है संसाधन को बचाव के क्या उपयोग है, क्यों हम संसाधन को बचाएं, इसका क्या उपयोग है आप बताइए। तो बस 2 लाइन में बता दीजिएगा, 2 ही नंबर का पूछा जाएगा। ये कहिएगा सभ्यता और संस्कृति के विकास में संसाधन की अहम भूमिका होती है। पर अगर आप चिन्ह कीजिएगा, सभ्यता, कोई भी सभ्यता और समाज और देश के विकास में यह सब क्या होता है, संसाधन की बहुत जरूरी होता है। अगर रिसोर्सेस नहीं होगा तो आपका डेवलपमेंट नहीं होगा, आपका विकास नहीं होगा, आपका विकास नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा। इसलिए उसका महत्वपूर्ण अहम योगदान रहता है। तो संसाधन के विवेकपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान हेतु उपयोग करना ही संरक्षण कहा जाता है, संसाधन संरक्षण कहा जाता है। बीच में संसाधन जोड़ देंगे। भविष्य में आने वाली पीढ़ी को इसी रूप में संसाधन मिले, अतः इसका संरक्षण बचाव करना आवश्यक है। समझ गए? दूसरा क्वेश्चन नीचे आना चाहिए, यही आ गया। तो देखिए संसाधन को संरक्षण की क्या जरूरत है, क्या उपयोग है, तो आप लिख सकते हैं संसाधन के बिना कोई भी गाड़ी नहीं चलता। यह हमारे विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण अहम योगदान रखता है। अब देखिए संसाधन का उपयोग हम अपना विवेक पूर्ण करेंगे। आपके पास रुपया है तो गाड़ी है, उसको बिना काम के आप दौड़ाते रहिए तो अपना संसाधन पेट्रोल का दुरुपयोग कर रहे हैं।
कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे संसाधन का दोहन होता है। अगर संसाधन का दोहन होगा तो अपना इस संसाधन का संरक्षण कर पाएंगे, बचाव कर पाएंगे नहीं। भविष्य में आने वाला जो मेरा बेटा पोता परपोता है, आपकी बेटा पोता परपोता है, वो देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। इसलिए उसको बचाव करना ही, संरक्षण करना ही क्या कहलाता है? इसका संसाधन का उपयोगिता होता है, उपयोग है, इसका जरूरत है, बहुत जरूरी है भविष्य के लिए इसको बचाना। बस समझ गए। संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका होती है स्पष्ट कर। आप देखिए, आपके पास तकनीक ही नहीं रहेगा तो आपके पास मान लीजिए पेट्रोल है, आपको यह गाड़ी ही नहीं रहेगा तो पेट्रोल के क्या पीजिएगा आप? नहीं, उसका तकनीक होना जरूरी है ताकि आप उसका उपयोग कर सके। समझ गए? देखिए वही लिखा हुआ, संसाधन निर्माण में तकनीक की अहम भूमिका होती है क्योंकि विभिन्न उपकरणों और मानव कुशलता के कारण ही संसाधन की खोज किसी भी स्थान पर उत्खनन से पहले की जाती है। बिना तकनीकी अथवा कार्य कौशल एवं निपुणता के बिना संसाधन की खोज एवं उपयोग की विधि पाना संभव नहीं। मतलब संसाधन का खोज अगर गलती से मिल भी गया तो उसको उपयोग करना संभव नहीं है जब तक कि आपके पास तकनीकी नहीं हो, तकनीक नहीं हो, ज्ञान नहीं हो कि इसका क्या उपयोग है। समझ गए? आगे आइए, अब हम लोग पढ़ेंगे संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या करें। संसाधन की विकास में सतत विकास की अवधारणा क्या है, इसकी व्याख्या करना है। तो आपको इसकी व्याख्या करना है बहुत ही सुंदर से, बहुत ही लाजवाब तरीके से इसको व्याख्या करना है, तो आप कर सकते हैं। देखिए ना क्या है संसाधन के विकास, ही समझ रहे, सतत विकास ये मतलब समझा देते हैं, उसके बाद ही हम पढ़ के सुनाएंगे। सतत विकास का मतलब होता है अपने आने वाला भविष्य के बिना समझौता किए हुए कोई संसाधन का उपयोग करना ही सतत विकास कहलाता। अब मान लीजिए सतत विकास मतलब होता है लगातार विकास। अभी आपके पास 10 बीघा जमीन है, अगर सारा चीज बेचकर अभी खा जाइएगा, पी जाइएगा, इधर उधर कर लीजिएगा तो आपको आने वाला बेटा के पास 1 बीघा जमीन रहेगा? नहीं रहेगा। तो ऐसा उपयोग कीजिए कि वह जमीन बचा रहे, आपका बेटा पोता परपोता सब वह जमीन का उपयोग कर सके। यानी संसाधन सतत विकास होना चाहिए, सबका विकास, भविष्य को ध्यान में रखते हुए संसाधन का उपयोग करना ही सतत विकास कहलाता है। उसी के साथ हम लोग पढ़ते हैं संसाधन मनुष्य की जीविका का आधार है। जीवन में गुणवत्तापूर्ण बनाए रखने के लिए संसाधन को सतत विकास की अवधारणा अति आवश्यक है। जीवन में गुणवत्ता बना रहे, एक रूपता बना रहे, जिसका सतत विकास की अवधारणा अति आवश्यक है। मानव के लालच और लिप्सा ने संसाधन की तीव्रतम दोहन कर संसाधन के भंडार को चिंतनीय ह्रास ला दिया है, चिंतनीय स्थिति में ला दिया है, आप लिख सकते हैं। मतलब कि मानव जो है गलत रूप से संसाधन का दोहन कर रहा है, उपयोग कर रहा है। जहां पर जाना था बिना काम के वह पेट्रोल डीजल यह सब खपत कर रहा है अपना शौक मौज के लिए, अपना लालच लिप्सा के लिए। वह बहुत ही संसाधन का दोहन कर रहा है जो कि आने वाला भविष्य को बहुत ही कष्ट होगा, इसलिए आपको दोहन नहीं करना है। भूमंडलीय तापन, ओजोन क्षय, पर्यावरण प्रदूषण, मृदा क्षरण, भूमि विस्थापन, अम्लीय वर्षा एवं असमय ऋतु परिवर्तन जैसी पारिस्थितिक संकट पृथ्वी पर व्याप्त सभ्यता और संस्कृति को निगल जाने को तैयार है। सतत विकास की अभिधारणा तो वास्तव में पर्यावरण के बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए वर्तमान के विकास को कायम रखना है। यानी भविष्य के विकास के भविष्य के बारे में सोचते हुए भी हम लोग पर्यावरण को बचाते हुए भी हम ऐसा काम करेंगे जो कि कोई दिक्कत ना हो। नहीं तो अपना शौक मौज करने के लिए सभी संसाधन का उपयोग कर देंगे, आप चल जाएंगे, लेकिन भविष्य में दिक्कत होगा। इसको हम सतत विकास नहीं कह सकते।
सकते हैं। आगे आइए, अब पढ़ेंगे संसाधन संरक्षण के उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम। मोस्ट VVI 2 नंबर में कहेगा कि संसाधन को बचाव के लिए, संरक्षण मतलब बचाव के लिए जो कदम उठाए गए वह कदम को लिखें। 2 लिख सकते हैं कि मेघा पाटेकर के द्वारा नर्मदा बचाओ अभियान चलाया था, यह हम आपको बताएंगे बहुत डिटेल्स में। नर्मदा बचाओ आंदोलन अभी खाली याद कर लीजिए। सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चिपको आंदोलन चलाया गया था, यह भी याद रखें। संदीप पांडे का वर्षा जल का संचय, राजस्थान में जानते हैं संदीप पांडे जी ने क्या बोला था, अपना छत पर कुआं जैसा बना लीजिए, चाहे ऐसा प्लास्टर करके बना लीजिए कि वर्षा हो तो पानी इकट्ठा रहे और उससे आप नहाइए, कपड़ा धोइए और तब ज्यादा दिन तक पानी को संरक्षण कर सकते हैं। कि पानी के जल संसाधन भी हमारा चैप्टर है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी तत्काल यह संसाधन को हम कैसे बचा सकते हैं यह बात आप याद रखेंगे। देखिए यहाँ हाईलाइट जो किया हुआ है उसको तो आपको महत्वपूर्ण है, वह आप एकदम नोट बनाते जाइए मेरे साथ साथ, तभी आप अच्छी कर सकते हैं। लिखा हुआ चीज जल्दी नहीं भूला जाता है, इसलिए नोट साथ साथ बनाते जाइए। ऐसा नहीं है, देखिए मात्र हम आधा घंटा में इतना बड़ा टॉपिक हम आपको कवर कर रहे हैं और यह पूरा चैप्टर समझिए समाप्त होने वाला है, लेकिन अभी नहीं होगा, थोड़ा सा है, समझ गए। तो यहाँ देखिए पर्यावरण संरक्षण हेतु सबसे पहले स्टॉकहोम देश है में विश्व के शिखर सम्मेलन 1972 ईस्वी में आयोजित हुआ था। इसी सम्मेलन के बाद प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो आपको पूछा जाएगा पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग आंख बंद करके बता सकते हैं कि 5 जून को मनाया जाता है। आपको यह भी पूछा जाता है कि पर्यावरण दिवस कब से मनाया जाने लगा, 1972 से मनाया जाने लगा, समझ गए। तो विश्व में स्टॉकहोम में क्या हुआ था, सम्मेलन हुआ था 1972 में, उसी दिन से पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। यह बात याद रखेंगे। आगे कुछ याद करने वाला बात है, यह समझा देते हैं, लगभग खत्म हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग लाएंगे जो पढ़ चुके हैं उसी, बस चैप्टर आपका समाप्त हो गया। इतना ही चीज पढ़ाने में आदर चैनल वाला, आप कितनों बड़ा बड़ा चैनल का हम नाम नहीं लेंगे, आप जाकर देख लेंगे तो देखेंगे कि फालतू का बकवास करते हुए 8 से 10 घंटा लगाता है और इतना शब्द से एक भी शब्द वो नहीं लिखा हुआ दिखाएगा, ना ही कुछ बोलेगा, समझ गए। जाके एक वो चैप्टर तो कम से कम देख सकते हैं आप। कुछ यादें रखने योग्य रख, देखिए पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था आपको याद रखना है, बहुत ही लाजवाब तरीके से याद रखना है। इस सम्मेलन का आयोजन देखिए कब हुआ था, 14 जून 1992 को रियो डी जेनेरो, यहाँ देखिए आप पढ़ सकते हैं, रियो डी जेनेरो में किया गया था, यह जगह का नाम है, जिसमें विकसित एवं विकासशील देशों के लगभग 178 प्रतिनिधि ने भाग लिया। इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता कार्यक्रम 21 एवं रियो घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। 21 वो कार्यक्रम पर, यह घोषणा पत्र पर यह 178 प्रतिनिधित्व देशों ने किया और भाग लिया और उस पर हस्ताक्षर भी किया। यानी अभी कहे तो लगभग 205 देश है, अब कहीं कहीं 195 देश नजर आता है लिखा हुआ, तो मान लीजिए लगभग देश तो शामिल हो गया इसमें, 70-80%, समझ गए। तो इसमें यह सम्मेलन प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 14 जून आप कह सकते हैं 1992, और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन भी हुआ था 23 से 7, देखिए यह आपको नहीं भी काटिएगा तो चलेगा, 3 से 14 जून हुआ था, यह हम इसलिए काट देते हैं कि आपको याद नहीं रहेगा, 3 से लेकर 14 जून तक हुआ था, इसलिए ऐसा लिखा हुआ। और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की बात करें तो 23 से 27 जून 1997 ईस्वी में न्यूयॉर्क में प्रथम शिखर सम्मेलन का मूल्यांकन के लिए 5 वर्ष के बाद आयोजित किया गया था। देखिए 92 अब 5 97, ठीक है, 5 वर्षों के बाद द्वितीय शिखर सम्मेलन होता है। इसे +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का दूसरा नाम क्या है,
5 शिखर सम्मेलन कहा जाता है, क्योंकि यह 5 वर्ष के बाद किया गया और इसका मूल्यांकन किया गया था। जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उससे क्या लाभ या हानि हुआ था। आगे हम पढ़ेंगे क्योटो सम्मेलन। तीसरा सम्मेलन भी हुआ था, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, वह भी देखेंगे। पहले यह देख लीजिए क्योटो सम्मेलन क्या है। सम्मेलन मतलब होता है मिलान, एक जगह पर बैठकर सोचना बोलना। दिसंबर 1997 ईस्वी में पृथ्वी के ग्लोबल वार्मिंग मतलब होता है पृथ्वी को गर्म करना, मतलब पृथ्वी को वार्निंग देना, चेतावनी देना। पृथ्वी गर्म हो रहा है तो बर्फ पिघल जाएगा तो पृथ्वी बचेगा ही नहीं। ग्लोबल वार्मिंग वही है। तो क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? 1997 में हुआ था, दिसंबर 1997 में। बहुत सुंदर से यह याद रखेंगे, तभी कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्योटो में सम्मेलन आयोजित किया गया था। जापान के किस शहर में? क्योटो शहर में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें 159 देश ने भाग लिया था। समझिए, इसमें से 6 गैसों CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रिक ऑक्सीजन, HCF, पर फ्लोरोकार्बन, सल्फर, हेक्सा, क्लोराइड, समझ गए। यह सब को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मानते हुए इसके उपयोग में कटौती पर सहमति बनी। मतलब कह रहा है इसके उपयोग, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, यह सब के 6 गैस के उपयोग पर कम करने के लिए यह सम्मेलन किया गया था। जिसको किसके बचाने के लिए? ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए सहमति बनी। यहाँ यूरोपीय संघ ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में 8%, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 7%, जापान 6% की कटौती पर सहमत हुआ। इस सम्मेलन के विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। अब कहेगा क्योटो सम्मेलन का दूसरा नाम क्या है? तो विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। यह बात याद रखेंगे। इस सम्मेलन में 159 देश ने शामिल हुआ। 6 गैसों को इन्होंने कटौती करने के लिए उपयोग में कटौती करने के लिए सहमति हुआ, जिसमें यूरोपीय ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में 8%, संयुक्त राष्ट्र 7%, जापान 6% इसको उपयोग में लाने के लिए सहमति जताई थी। याद रखेंगे इतना। अब हम लोग तृतीय पृथ्वी सम्मेलन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। इस सम्मेलन का आयोजन 10 वर्ष बाद यानी 26 अगस्त 2004, 26 से 4 सितंबर, सॉरी बच्चों, 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ था। यानी द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन के 5 वर्ष बाद, यानी प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के 10 वर्ष बाद कहिए। इस सम्मेलन में कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था। याद रखेंगे। इस सम्मेलन में पर्यावरण संबंधी 150 धाराओं पर विश्व स्तरीय सहमति तैयार करना था और इस सम्मेलन का कोई परिणाम नहीं निकला। इस सम्मेलन में विश्व के विभिन्न देशों से लगभग 2000 प्रतिनिधि ने भाग लिया, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। इसी के साथ यह चैप्टर पूरी तरह से समाप्त होता है। हम लोग अगले चैप्टर में अगले वीडियो में आएंगे, लेकिन कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल है वह देख लेते हैं जो आपको बहुत जरूरी है। पढ़ चुके हैं। देखिए, प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार का होता है? तो आप कह सकते हैं 2 प्रकार के, मानवीय और क्या होता है? प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। दूसरी रूप में कह सकते हैं नवीकरणीय और नवीकरण। तीसरी रूप में कह सकते हैं जैव और जैव। तो कोयला किस प्रकार के संसाधन है? तो आप कह सकते हैं अनवीकरणीय संसाधन, क्योंकि उसको दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। सौर ऊर्जा को कौन सा संसाधन कहेंगे? तो पुनः पूर्ति योग्य। यह जितना भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ है, ध्यान देंगे आप लोग। तट रेखा से कितने नॉटिकल मील की दूरी तक सीमा अपवर्जक क्षेत्र कहा जाता है? 200 नॉटिकल मील आप लिख सकते हैं। डाकों का अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन की अनियोजित दोहन से। यह पूछा गया क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखेंगे और बार बार देखेंगे, आपके पास क्वेश्चन बैंक आएगा, मिलाएंगे तो वो समझ में आ जाएगा।
संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसने कहा था? जिम्मरमैन ने कहा था, पढ़ा चुके हैं। भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के आधुनिक उपकरण बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है? तो गुजरात में और राजस्थान में। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? मेघा पाटकर से। चिपको आंदोलन का नेता कौन था? सुंदरलाल बहुगुणा। सब बताए हुए। वर्षा जल का संचय की नीति किसने अपनाई थी? संदीप पांडे। यह भी बताए थे। स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसने कहा था? 1974 ईस्वी में सुनसे ने कहा था, याद रखेंगे। पर्यावरण दिवस कब तथा कब से मनाया जाता है? कब से? तो 5 जून को मनाया जाता है 1972 से। कब से? 5 जून 1972 से। ब्रटलैंड आयोग कब प्रस्तुत किया गया था? 1987 में। हम नहीं बताए हैं तो यह पूछा गया है, इसलिए हम लिख दिए हैं, आप लोग याद कर लेंगे। देखिए पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम बताएंगे, यहाँ नहीं लिखल रहेगा, तो 1992 में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 97 में। तृतीय 2002 में। क्योटो सम्मेलन 1997 में जापान के क्योटो शहर में। इससे मार्टियला समझौता 1987 ईस्वी में विस्तार हुआ था। समझ गए? यह भी याद रखेंगे। क्योटो सम्मेलन में कितने देश भाग लिया था? 159 देश ने। शिखर सम्मेलन, विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। यह आपका पूरी तरह से यह चैप्टर समाप्त हो गया, और यह चैप्टर समाप्त हो गया, हम लोग इसी के साथ वीडियो भी समाप्त करते हैं। समझ गए? जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए मन लगाकर। जय हिंद।